Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we are continuing with the volcanism topic in geography series. We will be seeing the working of volcano, different types of volcanoes and some keywords related to it and also important landforms that are formed by volcanic eruptions. So first of all, if we talk about there are movement in the lithosphere of earth. दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब ऐसे मूवमेंट जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस इन द अर्थ्स क्रस्ट. इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो स्लो होता है और एक सडन मूवमेंट होता है. स्लो मूवमेंट में हम बात करते हैं ओरोजेनिक और एपीरोजेनिक फोर्सेस की. ओरोजेनिक जिनसे माउंटेन बनते हैं एंड एपीरोजेनिक जिनसे कॉन्टिनेंट बनते हैं. जैसे लार्ज पोर्शन ऑफ क्रस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है. सडन मूवमेंट में हम अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन जो सडनली हो रहे हैं ऑन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स उनको कंसिडर करते हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात आती है तो दे आर एक्सटर्नल प्रोसेसेस दैट आर एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड दे आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय सोलर एक्टिविटी एंड ग्रेविटी. जैसे कि वेदरिंग जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ रॉक होता है, इरोजन, मास मूवमेंट होना, इसके साथ साथ डेपोजिशन होना जिसमें डिफरेंट लेयर्स जो है मैटर मटेरियल की वो इरोड होती हैं एंड एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, जैसे कि डेल्टास या फिर डेजर्ट रीजन में हम जब देखते हैं सैंड ड्यून्स. फिर कॉन्सेप्ट आता है डायस्ट्रोफिज्म. मतलब जितने भी प्रोसेसेस हैं जिससे जो अर्थ की क्रस्ट है वो डीफॉर्म या फिर ऑल्टर हो रही है, मतलब उसकी शेप साइज चेंज हो रहा है, उसको डायस्ट्रोफिज्म प्रोसेस हम बोलते हैं. जिसमें फोल्डिंग हो सकती है रॉक की, हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट की में फॉल्टिंग देखने को मिल सकती है, अपलिफ्टिंग जिससे माउंटेन बनते हैं वो देखने को मिल सकता है. सो इस पूरे प्रोसेस को डायस्ट्रोफिज्म हम बोलते हैं. फिर वॉल्केनिज्म जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो मैग्मा होता है जब वो इंटरनली लोकेटेड होता है तो हम मैग्मा बोलते हैं, बट जब वेंट से बाहर अर्थ सरफेस पे ये मैग्मा आता है तो इसको हम लावा बोलते हैं. इसके साथ जब अर्थ के इन वेंट से पायरोक्लास्टिक डेब्रिस जिसमें रॉक, ऐश और गैस पार्टिकल्स भी होते हैं लावा के साथ, उस पूरे प्रोसेस को हम वॉल्केनिज्म बोलते हैं. वॉल्केनोज में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, देन सिंडर कोन वॉल्केनोस. सो जैसा कि इस फोटो में भी हम देख सकते हैं, ये वेंट है अर्थ के क्रस्ट के अंदर. नीचे डिफरेंट फॉर्मेशन होता है जिसमें सेल्स हो जाता है, डाइक्स हो जाता है, लैकोलिथ हो जाता है, बैथोलिथ हो जाता है इंट्रूसिव, और बाहर के सरफेस पे भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो डोम फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सिल्स जिसको हॉरिजॉन्टल इंट्रूजन बोलते हैं और डाइक्स जिसको वर्टिकल या फिर नियरली दे आर वर्टिकल इन देयर डायरेक्शन. फिर बैथोलिथ होते हैं जो कि ग्रेनाइटिक बॉडीज हैं, ये सारी बेसिकली लावा के सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग से ही बनी है, बट धीरे धीरे अर्थ के जो सरफेस है उस पे एक्सपोज होने लगती है ड्यू टू इरोजन. जैसे भौनगिर फोर्ट बैथोलिथ जो है हैदराबाद के पास लोकेटेड है. इंट्रूजन में सिल, डाइक और बैथोलिथ की हम बात करते हैं. इसके अलावा लैकोलिथ और फैकोलिथ भी होता है. दोनों में सिर्फ शेप का डिफरेंस ज्यादातर हमें देखने को मिलता है. जो लैकोलिथ होता है वो मशरूम शेप्ड होता है और जो फैकोलिथ होता है वो लेंस टाइप ऑफ शेप में होता है एंड फोल्डेड रॉक्स के ऊपर बना होता है. जो लैकोलिथ है वो अंडरलाइंग जो ऑलरेडी रॉक है उसके ऊपर जब मैग्मा एक बल्ज क्रिएट कर देता है उससे लैकोलिथ बनता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज है हमारे पास. सबसे पहले शील्ड वॉल्केनो की बात करते हैं तो जेंटल स्लोप होती है इसकी एंड लेयर्स में बना है, क्योंकि जो लावा यहाँ से निकलता है वो लो विस्कोसिटी का होता है, मतलब वो इजीली फ्लो करता है एंड लार्ज डिस्टेंस कवर करता है ये लावा फ्लो करते हुए. जिसमें एग्जाम्पल हवाईयन वॉल्केनोज जो हैं वो सारे शील्ड वॉल्केनो के टाइप हैं. इनफैक्ट इंडिया में भी जो अकेला एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड, वो भी शील्ड वॉल्केनो टाइप है. इनका फ्लूइडिटी के लिए ज्यादा जाना जाते हैं, बट एक्सप्लोसिवनेस में ये ज्यादा नॉन एक्सप्लोसिव ही होते हैं टिपिकली. इसके अलावा सिंडर कोन वॉल्केनो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो है जिनकी साइड्स जो है वो स्टीप होती हैं एंड जो टॉप है उस पे हम क्रेटर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं.
एक्सप्लोजिव नेचर इनका उतना ज्यादा नहीं होता अगर कॉम्पोजिट वॉल्केनो से इनको कंपेयर करें। कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर कंसिडर किया जाता है, मल्टीपल लेयर फॉर्म हो जाती हैं लावा की, ऐश की, देन टेफ्रा, जो एमिशन निकल रहे हैं, जो रॉक पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एंड विस्कोसिटी जो है इस लावा की वो हाई होती है, इसी की वजह से वो वहीं पे ही रह जाता है एंड वो फ्लो ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो मल्टीपल लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा कैल्डेरा भी होता है, जिसमें एक बेसिकली मैग्मा का चैम्बर बन जाता है बीनीथ द वॉल्केनो, एंड वो एम्प्टी होता रहता है और अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर कोलैप्स होता रहता है। काफी बड़े होते हैं ये ज्यादातर साइज में एंड स्टीप होते हैं, एंड इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कैल्डेरा में आ जाता है येलो स्टोन का। सो जो हम देख भी चुके हैं, शील्ड वॉल्केनो, स्ट्रेटो वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोल सकते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर में होते हैं। डोम लाइक स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तो वॉल्केनिक डोम्स उनको हम बोलते हैं, एंड सिंडर कोन वॉल्केनोस। इसके अलावा इन डिटेल अगर बात करें शील्ड वॉल्केनो और कॉम्पोजिट वॉल्केनो के डिफरेंस की, सो स्लोप जो है वो जेंटल स्लोप होती है शील्ड वॉल्केनो में, एंड कॉम्पोजिट वॉल्केनो में जैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि स्टीप स्लोप है। बेसाल्टिक रॉक से बने होते हैं, बेसाल्टिक टाइप ऑफ लावा है, मतलब लो विस्कोसिटी है जो शील्ड वॉल्केनो के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो के अंदर, तो यहाँ पे हाई विस्कोसिटी है, मतलब ज्यादा फ्लो ही नहीं होता है, वो लेयर फॉर्म कर रहे हैं। स्मॉलर इन साइज होते हैं कॉम्पोजिट वॉल्केनो, जो शील्ड वॉल्केनो है उनका साइज बड़ा होता है। मेनली लावा फ्लो देखा जाता है शील्ड वॉल्केनो के अंदर, बट जब हम कॉम्पोजिट या फिर स्ट्रेटो वॉल्केनो की बात करते हैं तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लावा, ऐश एंड टेफ्रा देखा जाता है। सो जो इरप्शन भी हो रहे हैं उनका ड्यूरेशन भी ज्यादा शील्ड वॉल्केनो में होता है, लंबा होता है एंड सस्टेन्ड फ्लो होता है, लावा फ्लो होता है, माइनर गैस एमिशन देखा जाता है। बट अगर कॉम्पोजिट वॉल्केनो की बात करते हैं तो पायरोक्लास्टिक फ्लो जिसकी हम बात करते हैं, ऐश क्लाउड फॉर्मेशन एंड लहार एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखेंगे, जो कि टिपिकली ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर देखा जाता है, वो कॉम्पोजिट वॉल्केनो के केस में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसी से ही रिलेटेड है दो टाइप के इरप्शन। एक स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन जिसको हमने रिसेंटली न्यूज में देखा था इन केस ऑफ माउंट इरिबस विच इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका। इसके अलावा पिलिनियन इरप्शन। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो जो स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन है वो बेसिकली बर्स्ट में होता है, बट जो पिलिनियन इरप्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। बर्स्ट में होने की वजह से जो लावा है, ऐश है एंड जो डेब्रिस है वो बेसिकली वॉल्केनिक बॉम्ब की तरह निकलता है, जो मटेरियल इजेक्ट हो रहा है इन दी स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है वो थोड़ा लोकलाइज ज्यादा रहता है एंड एक्सप्लोसिव नेचर उसका ज्यादा है। बट पेलेनियन इरप्शन की जब बात करते हैं तो लावा हाई विस्कोसिटी वाला होता है एंड इसके साथ साथ बर्स्ट में नहीं हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूएशन में ये होता है। स्ट्रोम्बोलियन में लो विस्कोसिटी लावा टाइप हमें देखने को मिलता है, जिसमें बेसाल्टिक टाइप ऑफ मैग्मा निकलता है। सो जो माउंट इरिबस है वहां पे भी बताया जा रहा है कि 80 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड जो है वो डेली निकल रहा है फ्रॉम द स्ट्रोम्बोलियन इरप्शंस दैट आर हैपनिंग देयर। एंड अंटार्कटिका में भी दो ही एक्टिव वॉल्केनो है, एक तो माउंट इरिबस और एक डिसेप्शन आइलैंड। अब ये जो स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन है, क्योंकि इनमें बर्स्ट बर्स्ट में हम देखते हैं कि मटेरियल इजेक्ट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं साइज में भी छोटे हैं, ऐश क्लाउड भी इतना ज्यादा विजिबल इनमें नहीं होता, जो ज्यादातर हम मूवीज में भी देखते हैं कि एकदम से वॉल्केनिक बॉम्ब की तरह इरप्शन होता है फ्रॉम दी वॉल्केनोस, तो वो स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ इरप्शन होते हैं जिनमें ज्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि पाइल अप होता जाता है ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, वो पेलेनियन टाइप ऑफ इरप्शन होता है। स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स। जैसा कि इस फोटो में भी देख सकते हैं कि वॉल्केनो के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में बेसिकली रिंग फॉर्म हो रही है। तो ये जो ऐश है और गैस है उसी से ही फॉर्म होती है, बट क्यों फॉर्म हो रही है? सो बेसिकली जो वॉल्केनोज होते हैं जिनकी वेंट जो है वो थोड़ी नैरो होती है एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का काम होना जरूरी है, उसकी वजह से जब स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन होती है तो बर्स्ट में हम देखते हैं गैसेस और ऐश निकलता है, जिसकी वजह से पास के जो एटमॉस्फेयर, पास का जो एयर होती है उसके साथ इस गैस का
प्रेशर डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है, प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट करती है ये गैसेस। सो क्योंकि नैरो वेंट है एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है साइड की एयर से इस गैस पार्टिकल और एश पार्टिकल्स का। सो जो वेंट की एज होती है वहां से जब ये गैस निकलती है तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस की वजह से रोल बैक कर जाती है एट द एज ऑफ द वेंट, जिसकी वजह से क्योंकि रोल बैक कर रही है तो एक रोलिंग मोशन क्रिएट कर देती है वेंट के पास ही, वेंट के एज के पास, जिसकी वजह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। ये स्पिन करते रहते हैं एंड बेसिकली एयर में ऊपर राइज करते रहते हैं। बट अगर एयर जो है वो काम नहीं है तो इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन अगर हो रहा है, स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ एक्सप्लोजन हो रहा है और वेंट जो है उस वॉल्केनो की वो नैरो है, साथ में काम एयर अगर है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये वॉर्टेक्स रिंग्स फॉर्म होते हैं। सो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट था डिफरेंट टाइप ऑफ इरप्शंस, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन एंड उससे रिलेटेड वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग कैसे फॉर्म हो रहा है। इसके साथ वॉल्केनोस के बारे में क्विक ओवरव्यू है यहाँ पे। एक वेंट है, फिजर है इन द क्रस्ट, जहां से लावा, मोल्टन रॉक, एश गैसेस, रॉक पार्टिकल्स इरप्ट होते हैं मैग्मा चैम्बर से, दैट इज लोकेटेड बिलो द सरफेस। यहाँ पे ये मैग्मा चैम्बर होता है। इसी में इंट्रूसिव, माइनर एंड एक्सट्रूसिव फीचर्स फॉर्म होते हैं जो कि हम अभी देखेंगे। क्रेटर जो कोन शेप्ड वेंट होता है, कैल्डेरा एंड ऑल्सो वॉल्केनिक प्लेट्यूज, ये सब एक्सट्रूसिव फीचर्स में आते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। बैथोलिथ, डाइक्स, सिल्स, लैकोलिथ ये सब इंट्रूसिव है, मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर, अर्थ के क्रस्ट के नीचे हैं, के अंदर है, इंटरनल है। इसके अलावा माइनर में गीजर एंड हॉट स्प्रिंग का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिससे जियोथर्मल एनर्जी हमारी पूरी पावर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज की बात करते हैं तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वहां पे हमें सबडक्शन जोन देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट्स भी है मेडिटेरेनियन रीजन में, इंट्रा प्लेट ओशियानिक वॉल्केनिज्म है इन दी हवाईयन चेन एंड डाइवर्जेंट जोन्स देखने को मिलती हैं दी मिड अटलांटिक रिज जो ओशियानिक ओशन के अंदर है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी कवर करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वॉल्केनोज एंड जो रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक बेल्ट जो है वॉल्केनोज की, वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है उसको। इंडिया के अंदर मेजर वॉल्केनोज बैरन आइलैंड जो हमें पता ही है, शील्ड टाइप वॉल्केनो है, अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। इसके अलावा बारातंग आइलैंड भी है अंडमान आइलैंड में, और रंची वालास आइलैंड इसका अलग नेम है। सो मड, इट इज द ओनली वन दैट हैज मड वॉल्केनो। सो मड वॉल्केनो का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब जब लावा जो है इट इज कंबाइंड विद द मड प्लस विद द रेनफॉल, तो कहीं ना कहीं मड वॉल्केनोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में। इसके अलावा धिनोधार हिल्स जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में लोकेटेड है, ये भी पॉपुलर टूरिस्ट साइट है। इनएक्टिव वॉल्केनो है अभी, एक्टिव में सिर्फ बैरन आइलैंड हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर, इस साइड में टोंगा ट्रेंच लोकेटेड है, मेरियाना ट्रेंच यहाँ पे लोकेटेड है, जावा। इसके ऊपर जाते हैं तो जापान ट्रेंच लोकेटेड है, यहीं के आसपास कहीं पे टोंगा वॉल्केनो भी लोकेटेड है। ऊपर जाते हैं तो इल्यूशियन ट्रेंच है। फिर जब हम ईस्टर्न साइड पे आते हैं तो मिडिल अमेरिकन ट्रेंच है एंड नीचे पेरू चाइल ट्रेंच है। सो पोर्टो रिको ट्रेंच भी इधर लोकेटेड है, इक्वेटर पास बाय कर रहा है एंड ये पूरा ही रीजन, इसको हम बोलते हैं कि हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये हॉर्स शू लाइक शेप में है एंड सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव रीजन है अर्थ के ऊपर। एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे ही क्यों लोकेटेड हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की यहाँ पे बाउंड्रीज मिलती हैं, जिनकी वजह से, क्योंकि अभी भी हमें पता है कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अभी भी मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है थ्रू दी वेंट्स जो वॉल्केनो होते हैं। सो जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये पूरा ही सबडक्शन जोन है, मतलब जो ओशियनिक प्लेट है यहाँ की
वो नीचे जा रही है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसी की वजह से ये मैग्मा बाहर निकलता है, उसी की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा है। इसके अलावा ओशन के अंदर हम मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन देखते हैं, जो अंडर वाटर हमें माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इन सभी की जो बाउंड्री है वहां पे हमें मिड अटलांटिक रिज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में भी रिफ्ट वैली फॉर्म हो रही है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि हो सकता है विद टाइम एक नया ओशन फॉर्म हो जाए। तंजानिया में किलिमंजारो वॉल्केनो है जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है जिसमें जो अफ्रीकन प्लेट है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है बेसिकली, एक तो नाम्बिया प्लेट और एक सोमालिया प्लेट, नूबियन प्लेट सॉरी, एंड सोमालियन प्लेट, जिसकी वजह से वहां पे काफी सारे रिफ्ट वैली लेक भी फॉर्म हो रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पीटी के लिए। इसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन में एशियानिक वॉल्केनिक बेल्ट हम बोलते हैं जो फॉर्म हो रही है, कोलिजन हो रहा है बेसिकली एंड सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रही है एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जो मेडिटेरेनियन रीजन है उस पूरे पूरे ही में हम देखते हैं कि जो साउदर्न यूरोप का रीजन है और जो एशिया का रीजन है वहां पे वॉल्केनोज का फॉर्मेशन हो रखा है, एंड इसी पूरी बेल्ट को हम एशियानिक वॉल्केनिक बेल्ट भी बोलते हैं। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, 3 से 4 रीजन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मिड अटलांटिक रिज जो कि यूरेशियन अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेट्स पे की बाउंड्रीज पे फॉर्म हो रही है। इसके अलावा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जो कि काफी बार हम न्यूज में भी देख चुके हैं, एंड एशियानिक वॉल्केनिक बेल्ट है जिसको मेडिटेरेनियन बेल्ट भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव ये 4 प्लेसेस हैं, 4 बेल्ट हैं इन दी वर्ल्ड। इसके अलावा आइलैंड के बारे में हम आइसलैंड के बारे में हम कई बार बात करते हैं कि क्यों वो इतना ज्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव है। तो सबसे बड़ा रीजन उसका यही है कि वो बाउंड्री पे लाई करता है डिफरेंट प्लेट्स के, जैसे कि देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, एंड ये दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन है वो वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंड जो यूरेशियन प्लेट है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होने की वजह से जो क्रस्ट की एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ क्योंकि अब हीट क्रिएट हो रही है एंड मैग्मा इतना प्रेजेंट है क्रस्ट के नीचे, तो हम देखते हैं कि जियोथर्मल एक्टिविटी का भी जो पोटेंशियल है यहाँ पे काफी ज्यादा है आइसलैंड के अंदर। बट उसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी ऑलरेडी हो रहा है एंड अर्थ के बीनीथ भी जब इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ग्लेशियल कवर है आइसलैंड का वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रहा है, एंड जो सरफेस के नीचे हीट है वो जो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स उसको इंक्रीज कर रही है। इसकी वजह से एक ग्लेशियल फ्लड्स देखने को मिलते हैं, एंड इसके साथ साथ एश क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है आइसलैंड के जो वॉल्केनोज इरप्शन होते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर को क्या वॉल्केनिक इरप्शन इम्पैक्ट करते हैं? तो इसमें 2 से 3 चीजें बस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो कैसा एमिशन वो कर रहे हैं, उससे कैसी गैसेस निकल रही है, कैसे एयरसॉल पार्टिकल्स वो फॉर्म कर रहे हैं, जैसे सल्फेट एयरसॉल जो कि सोलर की जो रेडिएशन है उसको वापस से रेडिएट कर देता है बैक टू दी स्पेस। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे एमिशंस निकलते हैं वॉल्केनिक गैसेस से जो कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, एंड इनका जब कन्वर्जन होता है सल्फ्यूरिक एसिड में इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो कहीं ना कहीं जो रेडिएशन पैटर्न है उसको इम्पैक्ट करते हैं। कूलिंग इम्पैक्ट देखा जाता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर तक की जो इमिशंस है वो मूव कर जाती हैं, जैसा कि इस इमेज में हम देख भी सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे पावर जनरेशन भी होता है, जियोथर्मल एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल बढ़ जाता है। वॉल्केनिक सॉइल जो सॉइल है वो बेसिकली मिनरल्स में रिच हो जाता है। बट इसके साथ साथ जो एमिशन निकल रहा है हम देख सकते हैं इंडोनेशिया के अंदर ही सिर्फ 92,000 पीपल वर किल्ड इन दी डेडलीस्ट वॉल्केनो, 1815 के अंदर बात की जा रही है। वॉल्केनो इरप्शन 20 वॉल्केनोज आर इरप्टिंग राइट नाउ। सुपर वॉल्केनोज का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो पहले के आइस एज में हम बात करते हैं कि सुपर वॉल्केनोज एग्जिस्ट करते थे। तो कौन कौन सी गैसेस निकल रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड हाईली टॉक्सिक गैस होती है,
इसके रॉटन एग्स जैसी इसकी स्मेल होती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट कर जाती है, एंड इसी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही हम देखते हैं कि एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। वाटर वेपर्स के साथ डिसॉल्व हो जाती है एंड देन सरफेस को रीच करती है, तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करी है, ग्रीन हाउस गैस है। H2O वाटर वेपर्स, वो भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। जो ऐश क्रिएट हो रहा है, जो इतने लेयर ऑफ ऐश क्रिएट हो जाता है एंड स्ट्रेटोस्फेयर तक मूव कर जाता है, वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लाइटनिंग का जो फिनोमेना है वो ट्रिगर होता है, एंड साथ साथ जो लोकल एरिया में लोग प्रेजेंट है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली फेस करनी पड़ती है। सो ये डिफरेंट कुछ एमिशन है इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल एमिशंस हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, एंड इनकी वजह से कूलिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं वो रेडिएट कर देते हैं वापस से रेडिएशन को, जो जो सोलर रेज आ रही है बैक टू दी स्पेस। सो उसकी वजह से जो हीट बजट भी है अर्थ का, वो भी इम्पैक्ट होता है। बट ज्यादातर इनका जो इम्पैक्ट है वो हम लोकलाइज देखते हैं, ओनली इफ जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ और फिनोमेनास भी हैं, जैसे वॉल्केनिक विंटर फिनोमेना। सो क्या है वॉल्केनिक विंटर फिनोमेना? बेसिकली इरप्शन हो रहा है, मटेरियल इजेक्ट हो रहा है बड़े क्वांटिटीज में, जिसमें जो एमिशन गैसेस हमने देखा वो भी इंक्लूडेड है, ऐश भी इंक्लूडेड है, डेब्रिस भी इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से एयरसॉल पार्टिकल्स कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं, जो हमने देखा कि अभी कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कूलिंग इफेक्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो उसी पूरे फिनोमेना को हम वॉल्केनिक विंटर फिनोमेना भी बोलते हैं, कि पूरे जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कहीं ना कहीं लो करता है, ये वेदर पैटर्न्स, लोकलाइज जो वेदर पैटर्न्स है उनको चेंज कर देता है, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स मिलके एयरसॉल पार्टिकल्स बने थे वो सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर जो सोलर रेडिएशन जितना पहुंच पा रहा है अर्थ के सरफेस पे वो इम्पैक्ट हो जाता है एंड कम हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस लोकल एरिया के अंदर जब वो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है उसी को ही हम वॉल्केनिक विंटर फिनोमेना बोलते हैं। सो मैसिव पार्टिकल्स जो हैं वो इजेक्ट हो रहे हैं, एयरसॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड एयरसॉल पार्टिकल्स फॉर्म हो रहे हैं इस केस में। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करते रहते हैं सनलाइट को, तो जो सोलर रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाता है एंड ग्लोबल टेम्परेचर में हम ड्रॉप देखने को मिलता है। सो वॉल्केनिक विंटर, इसी को बेसिकली इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है कोल्ड लावा, बट इसका कोई वैसा सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है। कोल्ड लावा का सिंपल मीनिंग बस ये होता है कि जो वॉल्केनिक मटेरियल है, जब वो इजेक्ट हो चुका है लावा, तो वो सॉलिडिफाई हो रहा है एंड कूल डाउन हो रहा है एंड अब वो मोल्टन फॉर्म में नहीं है। तो जब वो सॉलिडिफाई एंड कूल डाउन हो चुका है तो उसको हम कोल्ड लावा बोलते हैं। एंड इसी से रिलेटेड होता है लाहार, जिसकी हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे। तो जो लाहार है वो ज्यादातर हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, जो लावा के इरप्शन से फ्लो निकल रहा है, उसी को ही बेसिकली लाहार बोलते हैं। बट जब वो फ्लो, जो वॉल्केनिक ऐश था, वॉल्केनिक डेब्रिस था, वो रेनफॉल के साथ या फिर स्नो मेल्टिंग के साथ मिल जाता है, डेब्रिस के साथ मिल जाता है, जो आसपास के ट्रीज है या कुछ और चीज है जो कि उस डेब्रिस के अंदर मिल चुकी है, तो उसको हम लहार बोलते हैं। सो बेसिकली लहर भी इसको बोल सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो भी डेब्रिस है, वॉल्केनिक एशेस, हर चीज के मिक्सचर की वजह से एक मड फ्लो काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये फॉर्म कर लेता है, एंड जो भी चीज इसके बीच में आती है बेसिकली इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि इनगल्फ कर लेता है उस चीज को। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादातर इंडोनेशिया साइड में हम इसको देखते हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में। तो मड फ्लो ही इसको कंसिडर कर सकते हैं, बस उसमें वॉल्केनिक ऐश एंड वॉल्केनिक डेब्रिस भी मिल जाता है। इसके अलावा फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन, सुपर सोनिक एक्सप्लोजन इनको बोला जाता है, जो कि टोंगा वॉल्केनो, जो कि ओशियाना रीजन में प्रेजेंट है,
उसके केस में भी देखा गया था, न्यूज में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं कि जब भी हॉट मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है, जो लावा है वो बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। अब ये जो कोल्ड वाटर है वो कोल्ड सी वाटर भी हो सकता है, जो क्योंकि ये अंडरग्राउंड वॉल्केनोज भी होते हैं तो वहां पे भी हो सकता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, या फिर कोई लेक या रिवर प्रेजेंट है वो भी हो सकता है। तो जब भी कोल्ड वाटर या कोल्ड सी वाटर के कांटेक्ट में ये मैग्मा आता है, इसकी वजह से एक सडन टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, स्टीम क्रिएट होती है। तो ये जो मैग्मा है ग्रेजुअली सी वाटर के अंदर जाता है ना, इसका भी सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग देखते हैं हम। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे इंटरेक्शन को हम फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन बोलते हैं। कूलेंट जो कि वाटर है, एंड फ्यूल जो कि हॉट मैग्मा है जो कि बाहर आ रहा है। तो टोंगा वॉल्केनो के केस में हमने इसको देखा था, तो सडन टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। सो आज हमने डिफरेंट चीजें कवर की रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कैसे वो ग्लोबल टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या एमिशंस इजेक्ट होती हैं, इसके साथ कुछ कुछ अलग फिनोमेना जैसे कोल्ड लावा, लहर इन ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इंडोनेशिया, volcanic winter phenomena, vortex ring का formation, and different types of eruptions. In the next session, we will be continuing this topic only, and कुछ और important keywords हैं जिनको हम cover करेंगे related to volcanoes. So thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us.